इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 3 नात्सीवाद और हिटलर का उदय भाग 6, जिसमें हम नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। उनका दुनिया का तरफ मतलब दुनिया के लिए कैसा दृष्टिकोण था नात्सियों का। नात्सियों विचार केवल हिटलर की वजह से आया, तो हिटलर का क्या विचार था, चाहे हिटलरवादियों का क्या विचार था, क्या दृष्टिकोण थे उसके बारे में चलिए जानते हैं। नात्सियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। क्योंकि नात्सियों हैं तो खास तरह के करेंगे ही। उसको छोड़ो, स्रोत का देखते हैं। यह पृथ्वी न तो किसी को हिस्से में मिली है और न किसी को तोहफे में। नियति ने यह हमें सौंपी है। जिनके हृदय में जिसको जीत लेने का, इसको बचाए रखने का साहस है और जिनके पास इस पर हल चलाने की उद्यमशीलता है, इस दुनिया का सबसे बुनियादी अधिकार है, जीवन का अधिकार, बशर्ते किसी के पास उसे हासिल करने की ताकत हो। इस अधिकार के आधार पर ऊर्जावान राष्ट्र अपने भूभाग को अपनी जनसंख्या के हिसाब से फैलाने के रास्ते ढूंढ लेगा। एक तरह से यह भाषण था कि पृथ्वी किसी को तोहफे में नहीं मिली है और न ही किसी का खानदानी इस पर है कि भाई मेरा ही है। जिसको औकात है, जिसकी हिम्मत है, वो अपना इस पर कब्जा कर सकता है, नहीं तो इस पर खेती कर सकता है। चाहे जो करे वो करे, किसी की गुलाम नहीं है पृथ्वी। ज्यादा अत्याचार करोगे तो भूकंप आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा, बस काम खत्म। नात्सीय विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। देखो, नात्सीय विचारधारा हिटलर का जो विचारधारा था उसका एक तरह से पर्यायवाची ही था विश्व दृष्टिकोण, नात्सीयवाद। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। मतलब जो नात्सीय हैं उनका अधिकार अलग और जो नहीं है उनका अधिकार अलग। वे नस्ली आधार पर तो बेहतर थे या कमतर थे, उसमें ज्यादा थे या कम थे। इस नजरिए में ब्लॉन्ड वहां का है। इस नजरिए में ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले, जिसको बोलते थे नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपर थे और यहूदी सबसे नीचे पैदान पर आते थे। यहूदी समझ लो, जो वहां के मूल निवासी थे वो यहूदी हो गए। जहां पर भी कोई कब्जा करता है तो उस मूल निवासी उस देश का उसको हमेशा निचले पैदान पर रखता है। जैसे हिंदुस्तान पर सब लोग कब्जा किए हैं, आर्य कब्जा किया है, ब्राह्मण कब्जा किया है, पठान कब्जा किया, मुसलमान कब्जा किया, तो बाकी किसको नीचे रखा गया? नीचे वाले जो यहाँ के मूल मान्यता वाले थे, मूल देशवासी हैं, उनको नीचे दलित का दर्जा दिया गया, अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। ऐसे हर कास्ट में कुछ ऊंचे पैदान पर होते हैं तो कुछ नीचे पैदान पर होते हैं, कुछ बड़े जाति वाले होते हैं तो कुछ कम जाति वाले होते हैं, छोटे जाति वाले। जैसे में आप ले लो तो एक बुद्ध जाति ही है, समुदाय, उसको जाति नहीं बोलेंगे, उसको समुदाय। एक तरह से वो विचारधारा, बुद्ध विचारधारा में सब कोई एक समान है, कोई ना ऊपर कोई ना नीचे, बस जैसा है वैसा है, काम खत्म। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। यहूदियों को मानते थे कि वो आर्य का सबसे कट्टर इंसान है, एकदम कट्टरबाजी तो चलता ही था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा जाता था। बाहरी रंग, काला है तो भाई उधर भाग, व्हाइट है तो इधर जाओ, उजला है तो उधर जाओ, काला है तो इधर जाओ। उसके बाद से जो बीच का हो जाता है सांवला, जो कम झुलसा हुआ होता है, उसको कहीं और रहने की इजाजत थी। हिटलर की नस्ली सोच, जो उसकी सोच थी, नस्ली सोच चार्ल्स
डार्विन, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित था। अब इनका भी विचार वैसा ही था, डार्विन का और हर्बर्ट स्पेंसर का, इस दोनों का विचार जैसा था, उसी विचारधारा पर हिटलर चलता था। डार्विन प्राकृतिक वैज्ञानिक थे वो, जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या के प्रयास किया था। और यही साइंटिस्ट है, यही वैज्ञानिक है जो हिटलर के लिए एक ऐसा दवा बनाया था जो ब्रेन को, किसी भी इंसान अगर सूंघ ले उसको, तो उसका ब्रेन मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका बहुत ज्यादा काम करने लगेगा। हिटलर जंग में लड़ने के लिए यही दवा का इस्तेमाल करता था, लेकिन बाद में उसकी खामियां होने लगी क्योंकि उसी के सैनिक उसी को अपने ही खेमे में गोली मारने लगे, इसलिए उसको बैंड कर दिया गया। नहीं तो अकेला दवा हजारों लाखों पर भारी पड़ता था। गोली मारते रह जाओगे फिर भी वो आदमी नहीं मरेगा, मारिएगा मरेगा। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत, जिसको बोलते थे सर्वाइवल ऑफ द फ्रीटेस्ट, मतलब जीने का सिद्धांत को सबसे योग्य है। यही जीने का सिद्धांत जो जीविता का सिद्धांत बताया था, ये सबसे योग्य था। वही जिंदा बचेगा यह विचार दिया। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरण परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढाल सकती है, वही पृथ्वी पर जिंदा रहती है। जो मतलब बदलते हुए धरती में अपने आप को बदल सकता है, वही यहाँ पर जिंदा रह सकता है, नहीं तो कहां से रहेगा। किसी को सांस लेने की हिम्मत नहीं है तो सांस कहाँ लेगा, मर जाएगा ना। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उनमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की थी प्रकृति के सामने, क्योंकि जानता था प्राकृतिक को छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति हमें छेड़ देगी, और जब हमें वो छेड़ेगी तो बहुत तकलीफ होता है बाबा। उस समय अभी दिल्ली में बाढ़ आया था, दिल्ली वाले कितना अति किए थे यमुना नदी में। यमुना नदी अब करती है तो दिक्कत, गंगा नदी करती है तो दिक्कत। सारे लोग जाकर अपना पाप वगैरह सब धोने के चक्कर में मैल वगैरह सब धो धा कर चले जाते हैं, गंदा कर देते हैं नदी को। क्या नदी को गुस्सा नहीं आएगा? लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। ये लोग डार्विन का विचार था, उसका सहारा लेकर ये लोग समाज पर शासन किए। नात्सियों की दलील बहुत सरल थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी। जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। बात सही है, लेकिन खत्म करोगे तो खत्म हो जाएगी, नहीं तो नहीं होने वाली ना। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है। आर्य लोग जो विदेशी लोग हैं, समझ लो एक तरह से राजपूत। आर्य मतलब उधर का समझ लो राजपूत, वो कभी भी दूसरे जाति में कभी शादी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शुद्धता खत्म हो जाती है। जब उनकी शुद्धता क्या होता है, जो जुनून एक दूसरे से होता है ना, तो देखो कमजोर से कोई भी बच्चा हुआ वो भी कमजोर ही होगा। इसीलिए शुद्धता बनाए रखने के लिए जितने भी कमजोर नस्ल के औरतें होती थी उनको मार दिया जाता था, और पुरुषों को भी मार दिया जाता था। ना तुम रहोगे ना ही पैदा करोगे, ताकि हासिल करने की और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। उन लोगों को दुनिया पर वर्चस्व कायम करना था, इसलिए वो लोग क्या करेंगे, अपने आप को मजबूत उनको बनाना पड़ता था। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू था लेवेंसत्राउम।
या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। दो ही था, एक था लेवेंसत्राउम, दूसरा हो गया जीवन परिधि, जीवन जीने का राजनीतिक तरीका। वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। अपने लोगों को बसाना है तो बहुत ज्यादा लोगों पर कब्जा कर लो। वह मानता था कि अपने लोगों को, ये तो हो गया ना, इससे मातृ देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। जो हमारी जमीन है, मातृभूमि है, उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी और दूसरे जगह पर बसने में भी उनको मुश्किल नहीं आएगी। हिटलर की नजर में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। कहाँ के लिए? हिटलर के नजर में जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी और वही करना था उनको। अरे कौन जानता है हिटलर क्या था क्या नहीं था? हम लोग थोड़ी जानते हैं। हम लोग तो बस जो लेखक लिखा है उसी के बारे में पढ़ सकते हैं। सही कारण क्या था? अरे तुमको कोई भी सताएगा तो तुम तो कटवे करोगे, सीधा बात है। अगर कोई परेशान करता है तो उसको मरबो करेंगे, यही तो नीति है ना, कि न जिएंगे न जीने देंगे। ऐसा नहीं है, कोई हमें बर्बाद किया, वादा कर दो कि हम उसे बर्बाद कर देंगे। पूरब में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था। पूरब में जिधर कौन था? पूरब में था सोवियत संघ। सोवियत संघ के तरफ ही वो और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मन को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। सेंटर में लाकर सबको इकट्ठा किया जा सकता है, केंद्र में लाकर। पोलैंड इस धारणा के पहली प्रयोगशाला बना और सोवियत संघ का जो पोलैंड देश था, पोलैंड को पहले जर्मनों ने जीत लिया। जब पोलैंड पर कब्जा हो गया, उसके बाद सोवियत संघ इधर से चढ़ाई कर दिया और उधर से अमेरिका चढ़ाई कर दिया, बीच में बेचारा पिस गया। और 1945 में जब हिरोशिमा पर जब बमबारी हुआ था, हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था जापान के, उसका नाम था लिटिल बॉय, छोटा लड़का। इतना भयानक कि समझ लो कि 100 किलोमीटर का रेडियस पूरा खत्म कर दिया था, छोटा बॉय। अब इधर देखो क्रियाकलाप, स्रोत क और ख को पढ़ें। उसने हिटलर के समाजवादी मंसूबों के बारे में आपको क्या पता चलता है? आपकी राय में इन विचारों पर महात्मा गांधी हिटलर से क्या कहते हैं? महात्मा गांधी हिटलर से कहते हैं, हिंसा नहीं बालक, हिंसा नहीं, जिंदगी में अहिंसा पर चलो, हिंसा मत करो। तो मालूम चलता है कि हिटलर को कहिए कोनो मार कर 2 चमाट चल गया रहता, 2 चमाट क्या गोलियां मारकर चला गया रहता। हिटलरवादी, हिटलर पंथी था ना, वो पूरा एकदम कट्टर था। नया शब्द, नार्डिक जर्मन आर्य, मतलब होता है आर्य बताए जाने वालों की एक शाखा। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग थे, मतलब एक जैसे ही लोग थे। और दूसरा है वलोंड, मतलब नीली आंखों और सुनहरे बालों वाले। वोलंड लोग जो भी थे, वलोंड, उनका आंख नीला हुआ करता था। नीला क्यों होता था? उसके मौसम के बनावट के वजह से। और सुनहरे बाल, सुनहरे बाल का एकदम चमकीले, एकदम पीले पीले बाल। आज वैसे ही स्टाइल तो सब लवंडे कर रहे हैं, छपरी जिसको बोलते हैं। 9th क्लास में हो तो छपरी को तो जानते ही होंगे, किस तरह बाल कलर करवा ले रहा है सब, अंडा डलवा कर। तो वही है, यह भी लोग जर्मन हो जाएंगे तो बाद में हिटलर कोई आएगा तो बढ़िया से चुड़की धरकर पीटेगा। 3.1 नात्सेवादी राज्य की स्थापना। अब हिटलर के विचारधारा जो था, उसका राज्य की स्थापना कैसे हुई? सत्ता में पहुंचते ही नात्सियों ने
युद्ध शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। जब सत्ता मिला था किसको, हिटलर को, तो 1.5 महीना में ही पूरा सत्ता हिला कर रख दिया था, पूरे देश को हिला दिया, साम्राज्य को खत्म कर दिया। अब तो इतना साल तक ले राज किया, तब कितना किया होगा। तो ये लोग कुछ कुछ समुदाय के लिए अलग अलग विचारधारकों को शुरू करने लगे। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। जिनको वो अच्छा नहीं मानते थे उसको खत्म करना चालू कर दिया। अब कैसे, रूम में डाल दो, मार डालो, नहीं तो उसमें जहर डालकर मार डालो, कुछ तो करो, लेकिन करो। नाथसी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्य का समाज बनाना चाहते थे। जो नाथसी थे वो चाहते थे कि शुद्ध आर्य का समाज बने, बाकी सबको मार डालो। उनकी नजर में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, मतलब अच्छा लोग थे और शुद्ध लोग थे। कौन? आर्य। केवल ये ही लोग थे जिन्हें ये आर्य को ही वांछित मानते थे। केवल यही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जाता था। तरक्की और अपने बच्चे को पैदा करके दुनिया में लाने का योगदान योग्य इन्हीं लोगों को माना जाता था जो आर्य थे। बाकी सब अवांछित थे। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नाथसीय अशुद्ध या असामान्य मानते हैं। मतलब उन लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है जिन्हें नाथसीय मतलब हिटलर के विचारधारा के सामने उनको अशुद्ध माना जाए या असामान्य माना जाए, उनको बराबरी का दर्जा ना दिया गया हो, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसे लोगों को खूब मारा गया वहां पे। हम लोग भी मारे जाते वहां पर आते तो ओबीसी, एसटी, एससी, ईबीसी, अगर हम लोग रहते तो हम लोग भी मर गए रहते अब तक वहां पे। यूथनेजिया दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नस्ली अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। और जो हेलमुट के पिता थे उन्होंने भी बहुत लोगों को मौत के घाट उतारा था जो मानसिक और शारीरिक रूप से काम चलाऊ नहीं थे। वहां पर केवल यहूदियों के ही नहीं जिन्हें अवांछित की श्रेणी में माना जाता था। जो लूल्हे लंगड़े होते थे वह भी अवांछित में आते थे, मतलब वह भी ठीक ठाक नहीं थे। जिनका मानसिक स्थिति खराब है, चाहे शरीर से अपंग हो, उनको भी अवांछित ही माना जाता था, वंचित नहीं थे वो लोग वहां पे। इनके अलावा भी कई नस्ल थी जो इसी नीति के लिए अभिशाप थी। जर्मनी में रहने वाले जिसको बोलते थे जिप्सियों और असवेतो। जिप्सिमो उसमें आते थे जो जर्मन के थे, और असवेतो मतलब काले लोग। कि पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई, इन सारे लोगों को जर्मन नागरिकता छीन ली गई, बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल्य के लोगों को भी मनुष्य के कमतर माना गया, उनसे भी कम माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो कहां पे? जर्मनी ने पोलैंड के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। जितने लोग वहां पर थे उनको भयानक स्थिति में, मतलब बहुत बुरी तरह से उनको काम के लिए सौंप दिया गया था, मतलब झोंक दिया गया था कि तुमको यही काम करना है। जिन्हें इंसानी वर्चस्व के लायक नहीं माना जाता था उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। जो लोग काम नहीं कर सकते थे वो लोग काम को देख कर मर गए, काम कर मर गए, और नहीं तो नहीं किया तो भूख के कारण मर गए।
नात्सी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नात्सियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। एक तरह से होता है नफरत, वैसा भी था। यहूदियों का आरोप था कि ईसा मसीह, यहूदी बोलते थे, उनका आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नजर में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। सूदखोर उसको बोलते हैं जो सूद खाता है, लोन किसी को कर्जा देकर उसका ब्याज खाता है, उसको सूदखोर बोलते थे। मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे, जिन्हें घेटो यानी दरबा कहा जाता था। एक तरह से बथान में रहते थे। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते थे। उनके खिलाफ जब तक संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था, लेकिन ईसाइयों ने उन्हें बचाने का एक रास्ता फिर से खोज लिया था। मतलब फिर भी दिया हुआ था कि कैसे किधर से बच कर निकलना है, और नहीं तो बार बार तो मारा जाना तो तय है, कोई बचा ही नहीं सकता था। और बाकी जो भी उनके बस्ती के लोग थे वो घेटों में रहते थे। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया था और जानते बुझते हुए, मतलब जानबूझकर जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। देखो, वहां पर जितने भी नस्ल थे एक तरह से वैज्ञानिक सिद्धांतों पर ही आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से ही निकाला जा सकता था। धर्मांतरण क्या? धर्म को बदलना, उसी के माध्यम से निकाला जा सकता था। हिटलर के दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। उसको जान से मार दो, नहीं तो उसका धर्म परिवर्तन करवा दो, बस। सन 1933 से 1938 तक नात्सियों ने यहूदियों को तरह तरह के आतंकित किया। मतलब उनको तरह तरह से उनको क्षति पहुंचाया, उनको मारा पीटा गया। उन्हें दरिद्र कहकर आजीविका के जितने भी साधन थे उससे उनको अलग रखा गया। उन्हें शेष समाज से भी अलग रखा गया, अलग रखा भी जाता था। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939 से 45 के दूसरे दौर में, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 तक, तो उसमें यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बर में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। मतलब यहूदियों को एक जगह करो और गैस चैम्बर में डालकर उनको मौत के घाट उतार दो। तो हजारों लोगों को, लाखों लोगों को वैसे ही मौत के घाट उतार दिया गया और एक पोखरा खोदकर उसमें सबको डालकर ऊपर से मिट्टी को भर दिया गया, जिसके वजह से किसी का महक भी नहीं आएगा और सबका काम तमाम हो जाएगा। अगले भाग में पढ़ेंगे नस्ली कल्पना लोग, मतलब नस्ली कल्पना लोग, नस्ल के बारे में क्या क्या कल्पना किया जा सकता था, यूटोपिया, इसके बारे में। अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अच्छा फीडबैक भी दे सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।